प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। हमने 8 दिसंबर 2020 इवनिंग शिफ्ट के 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9, सुमित एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह उसे उसके विक्रय मूल्य के 4/5 भाग पर बेचता तो उसे 10% की हानि होती। यदि वह उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 95% मूल्य पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। तो भी देखो क्या बता रखा है, विक्रय मूल्य के 4/5 भाग पर बेचता। तुलना वाली राशि हमेशा नीचे मिलेगी, 4/5 भाग। तो विक्रय मूल्य कितना मान लेंगे, 5, यानी 4/5 भाग किसका, विक्रय मूल्य का। तो ये क्या है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, ये SP, ठीक है। और इस पे बेचता है, इस मूल्य पे 5 का बेचना चाहिए था और 4 पे बेचे तो क्या होता है, 10% का नुकसान। तो देखो SP सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 5, और CP देखो कॉस्ट प्राइस, भाई इस मूल्य पर बेचता तो क्या होता, उसको 10% की हानि। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉस्ट प्राइस का 90% के बराबर है, क्योंकि 10% हानि होती है। तो CP का हम क्या कर लेंगे, 90%। 90% का मतलब 9/10, और कितना है 4, क्योंकि 4 में बेचना कितना हानि होती है 10% की। तो हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे इससे। तो देखो CP गुणा में 9/10 बराबर 4, उस साइड जाएगा 10 गुणा में हो जाएगा, 10 गुणा 4 40, और बटा में 9 आ जाएगा ना ऐसे, ठीक है। तो CP कितना आ गया देखो 40/9, ठीक है। अब देखो, अब बोलता है यदि वह उसको विक्रय मूल्य के 95% पर बेचता, तो ये रियल विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस, इसको 95% पर बेचता इस मूल्य के, तो इसका 95% निकाल दो। 95% का मतलब 95/100, 5 से कैंसिल करेंगे तो 19/20, 5 से कैंसिल करेंगे 4, यानी 19/4। अब हमें पता चल गया कॉस्ट प्राइस 40/9 और सेलिंग प्राइस 19/4। तो बटा में जो संख्या इसको हटा लो, कैसे हटाएंगे, दोनों का एलसीएम ले लो, 9 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 36, 36 से गुणा कर दो दोनों को, ठीक है। इसको 36 से गुणा करेंगे तो 4 से कैंसिल हो जाए, कितनी बार में 9 बार में, इसको 9 से गुणा कर दो। इसको 36 से गुणा करना है, 9 से कैंसिल करेंगे तो 4 बार में, तो इसको 4 से गुणा कर दो, ठीक है। 40 गुणा 4 160, 19 गुणा 9 171, ठीक है। 160 रुपये की वस्तु थी, 171 में उसको हम बेच रहे हैं, तो लाभ कितना होगा 11 रुपये का। किस पे होगा 160 पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, ठीक है। 20 से 5 और 20 से 8, 11 गुणा 5 55/8। मिश्रित भिन्न में दे रखा है, 7 बार में जाएगा 6 बार में जाएगा भाई, 6 बार में 48, कितना बचेगा 7/8। 6 से ही 7/8% का लाभ होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, 2 अंकों वाली एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है तथा दी गई संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल 324 है। वह संख्या निम्नलिखित में से किन 2 संख्याओं के बीच स्थित होगी। भाई ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करो, बाकी हम दोनों तरीके से करेंगे, कंसेप्ट भी समझेंगे और ऑप्शन से भी। तो सबसे पहले ऑप्शन से देखो भाई, देखो इकाई और ये दहाई का अंक होता है, क्या बता रखा है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, ठीक है। मान लो ये x है तो ये कितना होगा x+3, यानी ये 3 ज़्यादा है इकाई का अंक, ठीक है। तो देखो पहले ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, संख्या किन 2 संख्याओं के बीच होगी। बीच यानी 35 और 40, तो न तो 35 शामिल है न 40 शामिल है। 36, 37, 38 और 39, इनमें से कोई हो सकता है। तो देखो अंतर 3 होना चाहिए, और 3 कौन सा अंक बड़ा होना चाहिए, इकाई का। तो देखो अंतर 3 है, इकाई का अंक 3 ज़्यादा है, करके देखो 36, फिर क्या बोला है, संख्या और संख्या के अंकों का योग 6 और 3 9, और फिर इनका गुणनफल कितना है 324, करके देखो 9 6 54, 5 9 27 और 5 32, आ गया ना। तो कौन सा हो गया आंसर हमारा 36। किसके बीच है ये, 35 और 40 के बीच में, पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। चारों चेक करने पड़ते ना तो समय नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, तो देखो इसमें अंतर 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं, इसमें भी 3 नहीं है। फिर 35 30 और 35 संख्या क्या होगी 31 32 33 34, इनमें देखो इसमें अंतर 3, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ठीक है।
अंतर 3 मिलेगा ही नहीं, जिसमें मिलेगा वो चेक कर लो। ठीक है, वैसे करेंगे तो देखो संख्या क्या बनेगी, इकाई के अंक को 1 से गुणा करते हैं, दहाई के अंक को 10 से, सैकड़े के अंक को 100 से। तो देखो इसको 1 से गुणा करेंगे और इसको 10 से, तो क्या हो जाएगी संख्या 10x प्लस x प्लस 3। ठीक है, तो क्या 10 और 1 11x प्लस 3। ये तो हो गई हमारी संख्या, अंकों का योग x और x 2x प्लस 3, इन दोनों की गुणा कर दो और 324 के बराबर रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्या आएगा दहाई का अंक और इकाई में 3 और जोड़ देना। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, बाकी ऑप्शन से करना आसान रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक परीक्षा में 52 छात्रों के औसत अंक 45 हैं। यदि उच्चतम और न्यूनतम अंकों को, जो केवल एक एक छात्र को ही मिले हैं, भाई जो न्यूनतम है वो भी एक छात्र को मिले हैं और अधिकतम है वो भी एक के, यानी उस पर 2-2 छात्र 3-3 छात्र नहीं है, सिर्फ एक एक छात्र है, निकाल दिए जाएं तो शेष छात्रों के औसत अंकों में से एक अंक घट जाता है। उच्चतम और न्यूनतम अंकों का औसत क्या होगा? तो देखो भाई 52 छात्रों का औसत क्या है, 52 छात्रों का औसत अंक कितना था 45। 2 चले जाते हैं तो कितने बचेंगे 50, और 50 का औसत क्या होता है, एक घट जाता है यानी 44 हो जाएगा। यही कहना चाह रहा है ना। तो अब देखो औसत कितना था 45, कम होता है तो इसका मतलब क्या है, जो 2 छात्र अलग से गए हैं निकाल दिए जाए, 2 छात्रों के अंक निकाले गए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ भी औसत घटता है, तो इसका मतलब ये है कि वो 45 से तो ज़्यादा ही है। ठीक है, इन कम से कम 45 तो लेके गए हैं, 45 2 छात्र हैं तो गुणा में 2, फिर कम से कम इतना अंक तो लेके गए हैं, प्लस बच गए कितने छात्र 2 जाने के बाद 50 पे क्या प्रभाव पड़ा अंकों का, सभी का एक एक कम हो गया, इन सभी छात्रों का एक एक अंक और लेके गए हैं तो गुणा में 1। औसत निकालना है तो 2 छात्र हैं तो 2 से भाग कर दो, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 45 गुणा में 2 90 प्लस 50 गुणा 1 इन 50, 90 और 50 140, और 140 को 2 से भाग दे दें, कितना आएगा 70। न्यूनतम और अधिकतम अंकों का औसत कितना है 70। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष समान दर से 4 वर्षों में 9,900 रुपये और 7 वर्षों में 11,700 रुपये हो जाती है। वही धनराशि 8/2/3% की साधारण ब्याज दर से 2/1/4 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो सबसे पहले धनराशि निकालनी होगी। हो जाती है इसका मतलब क्या है, मूलधन प्लस ब्याज यानी मिश्र धन, अमाउंट हो जाता है इतना भाई। ठीक है, तो सबसे देखो 7 वर्ष में कितना होता है भाई, 7 वर्ष में मिश्र धन क्या होता है अमाउंट। ठीक है, यानी मूलधन प्लस ब्याज, जब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं अमाउंट यानी मिश्र धन। ठीक है, 7 वर्ष में हो जाता है 11,700, यानी इसमें मूलधन है प्लस 7 वर्ष का ब्याज है, और 4 वर्ष में कितना हो जाता है मिश्र धन 9,900। भाई इसमें धनराशि है प्लस 7 वर्ष का ब्याज, इसमें धनराशि है प्लस 4 वर्ष का ब्याज, तो साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है। ठीक है, तो क्या करेंगे अंतर कर दो, कितना समय का अंतर 3 वर्ष का, और यहाँ पे 3 वर्ष का ब्याज आएगा क्योंकि मूलधन दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो कितना आएगा 0,081 1,800 रुपये 3 वर्ष का ब्याज है। 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 3 से भाग दे तो कितना आएगा 600। धनराशि निकालनी है, या तो इसमें से 7 वर्ष का ब्याज घटा दो या इसमें से 4 वर्ष का ब्याज घटा दो, धनराशि आ जाएगी। तो देखो मूलधन यानी प्रिंसिपल, इसमें से 4 वर्ष का घटा देंगे, 1 वर्ष का 600, 4 वर्ष का 600 गुणा 4 2,400, तो कितना आएगा 75 7,500 रुपये। ये धनराशि है। सिंपल क्वेश्चन है, 2/1/4 वर्ष का ब्याज निकालना है, तो क्या हो जाएगा मूलधन गुणा में दर क्या है 8/2/3, 3 गुणा 8 24 और 2 26/3 गुणा में समय 2/1/4, 4 गुणा 2 8 और 1 9/4, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100। इसको हल कर दो। अब
2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से 25, 2 से 2, 2 से 13, ठीक है। 25 गुणा 9 225, और 225 को कर देंगे हम 13 से गुणा और 2 से भाग कर, तो क्या आ जाएगा ये 28, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। और मूलधन में जोड़ देंगे, मूलधन में जोड़ देंगे। देखो 13 पंजे 65, 6 26 और 6 32, 3 26 और 3 29, और 2 से भाग कर दो, 1 4 6 2.5, और कितना जोड़ देंगे इसमें, कितनी हो जाएगी, इसका मतलब मूलधन प्लस ब्याज, ये और जोड़ दो 7,500, 0.269, 8,962.5, 8,962.5 रुपये। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 25% अधिक है। यदि उसे 60 रुपये की छूट के बाद 480 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध बताना है। तो देखो भाई, सीपी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस, जो भी लिखो आप, ठीक है भाई। हमें पता है छूट देने के बाद 480 रुपये में बेचा जाता है, यानी सेलिंग प्राइस क्या है 480। कितनी छूट देने के बाद? 60 रुपये की छूट देने के बाद, और छूट किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पे, यानी मार्केट प्राइस पे। यानी 60 रुपये कम कर दिए, उसके बाद 480 में बेचा गया है, तो यानी मार्केट प्राइस 60 रुपये ज़्यादा था, तो 60 इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 60 जोड़ेंगे तो 540। अब इन दोनों के बारे में क्या बता रखा है सीपी और एमपी के बारे में, कि अंकित मूल्य लागत मूल्य का से 25% अधिक है। 25% का मतलब 1/4, ठीक है, 1/4, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जो भी है उससे 25% अधिक क्या है? मार्केट प्राइस। तो देखो ये अपने आप में 100% है, 25% इससे अधिक होगा तो क्या हो जाएगा? 125%, 125/100, तो क्या लिखेंगे? 5/4, और किसके बराबर हो? 540 के बराबर, 540 रख दो। 5 से कैंसिल करेंगे 108, 4 108, 108 को 4 से गुणा करेंगे 432, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 432, सेलिंग प्राइस 480, तो लाभ कितना हुआ? 48 रुपये का, ठीक है। प्रतिशत में निकालना है तो देखो किस पे की जाती है तुलना? कॉस्ट प्राइस पे, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, ठीक है। 8 से कैंसिल करेंगे 6, 8 से 8 पंजे 40, 3 8 चौके 32, ठीक है। 3 से 2, 3 से हो जाएगा 8 चौके 32, 3 से हो जाएगा ये 2, और 3 से ये 18, फिर 2 से 50, 2 से 9, 100/9, ठीक है। 100/9 इसको भाग करेंगे, देखो 11 बार में जाएगा, 11 में 99 बचेगा 1 दशमलव, फिर 0 उतारेंगे 1 बार में, फिर ऐसे ऐसे सब चलता रहेगा, 0.11 हर बार ये आएगा, ठीक है। 1 अंक तक पूछा है तो 11.1%, ठीक है। लाभ होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, एक कार्य के 2/3 भाग को 16 दिनों में पूरा करता है और शेष कार्य को बी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। संपूर्ण कार्य 21 दिनों में पूरा होता है। ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य के 65% भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? देखो भाई, एक कार्य के 2/3 भाग को ए करता है, कार्य के 2/3 भाग को कितने समय में करता है? 16 दिनों में। भी देखो 2/3 का मतलब ये है कुल कार्य 3 यूनिट है, तो 2 कौन करता है? ए, और कितने दिन में? 16 में। 2 यूनिट करता है 16 दिन में, 1 यूनिट करेगा 8 दिन में, तो कंप्लीट करेगा 16 × 3 कर दो, भाग 2 से कर दो, या तो ऐसे कर लो, या देखो भाई 2 यूनिट करता है 16 दिन में, 1 यूनिट करेगा 8 दिन में, तो 3 यूनिट करेगा 24 दिन में, तो कंप्लीट कार्य ए करेगा 24 दिन में, ठीक है। भाई देखो 3 में से 2 करता है 16 दिन में, तो 1 करेगा 2 से भाग देते हैं 8 दिन में, कंप्लीट करेगा 8 × 3
24 दिन में। या ऐसे कर लो भाई 2/3, इस साइड जाएगा तो 3 गुणा में 2 भाग में, 8 गुणा 3 24 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो शेष कार्य बी करता है, संपूर्ण कार्य 21 दिन में समाप्त हो जाता है। तो ए ने कितने दिन किया 16 दिन, तो बी ने कितना दिन किया 5 दिन, और काम कितना बचा हुआ था भाई 3 में से 2 यूनिट कर दिया, तो कितना बचा हुआ था 1/3। ठीक है, 3 में से 1 यूनिट बचा हुआ था। और बी ने कितने दिन में किया वो 5 दिन में, यानी 1 यूनिट करता है 5 दिन में, कंप्लीट करेगा 3 गुणा 5 15 दिन में, तो बी करेगा 15 दिन में। ठीक है, अब सिंपल क्वेश्चन बन गया ये। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 120, 24 से 5 भाई 1 दिन में करेगा 5 यूनिट, ये 15 से भाग देंगे तो 1 दिन में 8 यूनिट, दोनों मिलकर 13 यूनिट। अब देखो कुल कार्य है 120 यूनिट, कितना करवाना है इसका 65%, तो इसका 65% निकाल दो, 65/100, 5 से कैंसिल कर देंगे 13/20, इतना काम करवाना है। एक दिन में होगा कितना 13 यूनिट, 13 से भाग कर दो। ठीक है, 13 से 13 कैंसिल, 20 से 6, यानी 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, यदि ए के 50% का 80% बी के 25% के 3 गुणे के बराबर है, तो ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। देखो भाई ए के 50%, ए का मतलब गुणा 50%, 50% तो लिखेंगे 1/2, फिर का 80%, 80% का मतलब 4/5, बी के 25%, बी 25% का मतलब 1/4, 25% के 3 गुणे के बराबर है, इसको हम 3 से गुणा कर दें तो क्या है दोनों बराबर हैं। तो पहले ए और बी की वैल्यू निकालो, ये रेशियो निकालो ए और बी का। ठीक है, अब देखो कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो, नहीं तो देखो 2 से 2 बार में। अब कैंसिल नहीं होता ना, तो देखो क्रॉस गुणा कर देंगे, इधर क्या 4 से इस साइड गुणा करेंगे, 4 गुणा 2 8 ए बराबर, इधर क्या नीचे 5 गुणा 3 15 बी। अब देखो ए का मान तो ये हो जाएगा और बी का मान 8। ऐसा क्यों होता, तो देखो बी साइड आएगा तो भाग में a/b, और इस साइड जाएगा तो ये भाग में 15/8। ठीक है, तो ए का मान 15, बी का मान 8। तो पहले क्या पूछा है, ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो एक अधिक या कम है। देखो ए कितना है 15 और बी 8, तो ए अधिक है बी से, कितना अधिक है 7। ये 15 है, ये 8 है, 15 में से 8 हटाएं तो 7 अधिक है। तुलना किससे करनी है, देखो ए बी से, तुलना बी से करनी है, तो बी का मान कितना है 8, तो बटा में 8 और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। ठीक है, 4 से 25, 4 से 2, 25 गुणा 7 175/2, 2 से भाग देंगे 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, 87.5% अधिक है। ठीक है, ऑप्शन सी। इस शिफ्ट के हमने मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।